पॉलिटिकल साइंस राज्य के प्रमुख परिप्रेक्ष्य डोमेन पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टेट। राज्य के प्रमुख परिप्रेक्ष्य, जिसमें पहला परिप्रेक्ष्य है आदर्शवाद या आइडियलिज्म। आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो आइडिया विचार से बना है। आदर्शवाद विचारधारा आदर्शवाद या विचारवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समन्वित अभिव्यक्ति है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि इस जगत की सभी वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। सृष्टि का सार तत्व द्रव्य या पदार्थ नहीं बल्कि प्रत्यय या चेतना है। आदर्शवाद के प्रमुख विचारक प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके हैं। आदर्शवाद के प्रमुख विचारक प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके हैं। आदर्शवाद को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे बोसांके ने इसे दार्शनिक सिद्धांत और हाबहाउस ने इसे आध्यात्मिक सिद्धांत मेटाफिजिक्स थ्योरी के नाम से पुकारा है। आदर्शवादियों ने राज्य को एक उच्चतम नैतिक संस्था माना है और मनुष्य के नैतिक विकास के लिए राज्य को आवश्यक बताया है। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है तथा राज्य में रहकर ही अपने उन्नत जीवन की प्राप्ति तथा अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। व्यक्ति की वास्तविक इच्छा की अभिव्यक्ति राज्य में ही संभव है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है, ना ही दोनों के अधिकारों के बीच कोई संघर्ष ही है। आदर्शवाद के प्रमुख परिप्रेक्ष्य, प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद के विचारकों ने राज्य के प्रति आदर्शवादी व दार्शनिक दृष्टिकोण रखा। आदर्शवादियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उग्रवादी विचारक और दूसरा उदारवादी विचारक। उग्रवादी आदर्शवादी विचारक तथा दूसरा उदारवादी आदर्शवादी विचारक। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उदारवादी विचारधारा की? प्रमुख विशेषताएं उदारवादी आदर्शवादी विचारधारा की। राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक ऐसी बाह्य परिस्थितियां प्रदान करता है जिसके अंतर्गत रहकर ही सदाचार संबंधी नियमों का पालन किया जा सकता है। इस प्रकार राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्ति को नैतिक जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। दूसरा, राज्य तथा व्यक्ति तथा राज्य परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित सावयवी है और राज्य तथा व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर तथा अंग में होता है। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि है। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि है। राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित है। राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित है। राज्य शक्ति नहीं है वरन मानवीय इच्छा पर आधारित है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित है। उग्र आदर्शवादी सिद्धांत। उग्र आदर्शवादियों की विचारधारा या सिद्धांत। इसमें पहला है राज्य साधन है, साध्य नहीं है। राज्य साधन है, साध्य नहीं है। राज्य मानवीय स्वतंत्रता का एकमात्र साधन है, इसलिए स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन एक दूसरे के ही दो भाग हैं। हीगल के अनुसार राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती। हीगल के अनुसार राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती। राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती। हीगल के अनुसार राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती। राज्य ही नैतिकता का स्रोत है। इसमें दूसरा है राज्य ही नैतिकता का स्रोत है। राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग न होकर समस्त नैतिक संस्थाओं का अभिभावक या पेरेंट है। उग्रवादी आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार युद्ध वांछनीय है। उग्रवादी आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार युद्ध वांछनीय है, यह एक पुण्य कार्य है। हीगल का कथन है कि युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का
निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। इसकी आलोचनाएं देखते हैं क्या क्या है। इसमें पहली आलोचना है, राज्य तथा समाज समरूप नहीं है। राज्य का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है। राज्य साधन है, साध्य नहीं है। यथार्थ से दूर केवल कल्पना की खोज है। यह राज्य को निरंकुश बना देता है। व्यक्तिवाद, इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव है व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म, जिसमें व्यक्तिवाद अंग्रेजी शब्द इंडिविजुअलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक डी टॉक्ले ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन इंडिया में किया है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य व व्यक्ति के संबंधों को लेकर जितनी भी विचारधाराएं प्रचलित हैं, उनमें से कोई राज्य को प्रमुखता देता है तो कोई व्यक्ति को प्रमुख मानता है व राज्य को गौण मानता है। राज्य और व्यक्ति के द्वंद्व में व्यक्तिवाद व्यक्ति को बड़ा मानता है। व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति का विकास परम लक्ष्य है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति का विकास परम लक्ष्य है। राज्य तो महज व्यक्ति के हितों को साधने वाला साधन है। राज्य तो वह वाहन है जिस पर बैठकर व्यक्ति को आगे बढ़ते ही जाना है। व्यक्तिवाद का विकास। व्यक्तिवाद एक आधुनिक विचारधारा है जिसका जन्म आधुनिक युग में पूंजीवाद के उदय के साथ ही हुआ है। पहले व्यक्तिवादी वे थे जिन्होंने धार्मिक सर्वसत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई। इस सुधारवाद की मुख्य बात थी कि व्यक्ति को धर्म ग्रंथों तथा ईश्वरीय आज्ञाओं का अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार लगाना चाहिए, पोप के अनुसार नहीं। इस प्रकार धार्मिक व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। व्यक्तिवादी विचारधारा के सबसे प्रबल प्रतिपादक जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में एक स्थान पर मिल लिखते हैं कि व्यक्ति की आत्मरक्षा ही एक ऐसा उपाय है जिसके लिए मनुष्य जाति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप अपने में से किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर और अपने मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। व्यक्तिवाद की विशेषताएं क्या हैं, जिसमें पहली विशेषता है राज्य साधन है, साध्य नहीं है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य के आवश्यक कार्य व्यक्तिवाद की विशेषता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, इस बात पर बल देता है। आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है व्यक्तिवाद, यह इसकी विशेषता है। राज्य के क्या कार्य हैं? व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य की बुराई को कम करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर दिया जाए। फ्रीमैन ने कहा, सबसे अच्छा शासन वह है जो सबसे कम शासन करे। सबसे अच्छा शासन वह है जो सबसे कम शासन करे। राज्य का कार्य है कि वह राज्य की बुराई को कम करे। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वह राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर दे। और दूसरा कार्य है बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करे, आंतरिक सुरक्षा की स्थापना, समाज में शांति हिंसा की रोकथाम करे, समाज में व्यक्ति द्वारा निर्मित अनुबंध का पालन कराना व तोड़ने वाले को दंडित करना इसका कार्य होना चाहिए। स्पेंसर उग्रवादी था, अतः राज्य के कार्य क्षेत्र में दो कार्य उसने और जोड़ा, अपाहिजों व अनाथों व असहाय लोगों की सहायता करना तथा दूसरा प्राकृतिक प्रकोपों, अकाल, महामारी आदि से पीड़ितों की रक्षा करना। व्यक्तिवाद के तर्क, इसमें पहला तर्क है नैतिक तर्क। नैतिकता का तकाजा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार ऊपर उठने दें। मिल के अनुसार राज्य का अत्यधिक जब किसी को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने से वंचित करता है तो शारीरिक व मानसिक गुणों का कुछ भाग विकसित होने से रह जाता है। दूसरा आर्थिक तर्क। किसी भी समाज की आर्थिक प्रगति उस समय बहुत अधिक होती है जब उद्योगों और व्यापार के क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता हो। न केवल एक राज्य में व्यापार मुक्त होना चाहिए वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उद्योग व व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तीसरा प्राणीशास्त्रीय तर्क। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। प्राणी संसार में अस्तित्व के लिए संघर्ष
का सिद्धांत लागू होता है। हर बड़ा जीव छोटे जीव को समाप्त करने की फिराक में रहता है। फलस्वरूप छोटा जीव भी अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए योग्य गुणों का विकास करता है। योग्यता की जीत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत समस्त जीव पर लागू होता है। मनुष्य जगत पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। चौथा तर्क है अनुभव का तर्क। अनुभव बताता है कि जब जब राज्यों द्वारा उद्योग व्यापार पर नियंत्रण लगाने का प्रयत्न राज्य करता है तो राज्य की हानि हुई है। राज्य समाज में उन्नति और प्रगति शासन द्वारा बनाए गए नियमों से नहीं होती, वरन समाज में रहने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों से होती है। राज्य की अयोग्यता का तर्क। शासन जब किसी कार्य को हाथ में लेता है तो वह भ्रष्टाचार के कुचक्र में फंस जाता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का हित नहीं होता, इसलिए कार्य के प्रति उत्साह नहीं होता। स्पेंसर ने अतीत का अंधविश्वास राजा को मानता है और वर्तमान का अंधविश्वास संसद को मानता है। व्यक्तिवाद की आलोचना। व्यक्तिवाद अमानवीय विचारधारा है। राज्य के संबंध में इसकी धारणा गलत है। व्यक्तिवाद की राज्य के संबंध में धारणा गलत है। स्वतंत्रता के संबंध में व्यक्तिवादी धारणा गलत है। व्यक्तिवादियों का आर्थिक विचार गलत है। धन्यवाद।